गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? मैं राजेंद्र प्रसाद अपने यूट्यूब चैनल अर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में स्वागत करता हूं। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बीए ज्योग्राफी ऑनर्स में भी प्रवास है और आईए सेकेंड ईयर में भी प्रवास के कारण और प्रकार और परिणाम पढ़ना है। तो आज मैं इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा। ये कुछ छात्र छात्राएं हैं, आप लोग देख सकते हैं। मेरे प्रिय छात्र छात्राएं हैं ये सब। तो मैं शुरू करता हूं। थोड़ा इसको प्रवास के कारण, परिणाम और प्रकार। तो सबसे पहले इसमें अर्थ दिया हुआ है जनसंख्या के। किसका? जनसंख्या। यहाँ अर्थ देखिए दिया हुआ है, जनसंख्या के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थाई या अस्थाई रूप से जाकर के बसना ही प्रवास कहलाता है। अर्थात इसे इस प्रकार से कहा जा सकता है कि एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में किसी कारणों से जा कर के बसना ही, वो अस्थाई हो या अस्थाई हो, प्रवास कहलाता है। जैसे मान लिया जाए एक ये भौगोलिक प्रदेश हो गया और दूसरा यहाँ हो गया। तो किसी कारण से भी मानव की जनसंख्या इस प्रदेश से इस प्रदेश की ओर जब जाकर के अस्थाई या अस्थाई रूप से निवास कर जाए तो हम प्रवास कहेंगे। प्रवास के आधार जो है बच्चों, दो आधार है, जन्म स्थान के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर। प्रवास के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। अब उसमें भी अनेक प्रकार का वितरण किया गया है। एक होता है आंतरिक प्रवास। क्या है? आंतरिक प्रवास। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब आंतरिक प्रवास को हम लोग राष्ट्रीय प्रवास भी कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर मुख्य रूप से व्यक्ति एक राष्ट्र के अंदर ही प्रवास करता है, वो व्यक्ति दूसरे देश में नहीं जाता है। जैसे झारखंड से पंजाब में जाकर के काम करना, पंजाब से झारखंड में आकर के काम करना, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आंतरिक प्रवास होगा। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। इसके अंतर्गत व्यक्ति जब किसी कारणवश वो चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, डॉक्टरी के पढ़ाई के लिए वो अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जा कर के निवास करता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। उसके बाद है बच्चों अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य। इसका जो धाराएं हैं वो मुख्य रूप से चार है। क्या क्या है? गांव से गांव की ओर। आप लोग देखे होंगे छोटे गांव से बड़े गांव की ओर कुछ मजदूर होते हैं जो एक गांव से दूसरे गांव की ओर अपने रोजगार के तलाश में जाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे फेरी वाले लोग को कभी कभी गांव में देखने को मिलेगा कि जो फेरी वाले आते हैं, बाल के बदले में बर्तन ले लीजिए, छोटे छोटे सामान लेकर के आते हैं। वो क्या होते हैं? गांव से गांव की ओर प्रवास करते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा नंबर में है गांव से नगर की ओर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गांव से प्रतिदिन आप लोग बड़का गांव के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे ऐसे गांव हैं जिसमें मुख्य गांव पकरी बरवाडी है, जहां से लोग प्रतिदिन
हजारीबाग की ओर जा कर के ढलाई का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं और वो शाम होते होते पुनः अपना गांव की ओर आ जाते हैं। तो इसमें गांव से नगर की ओर। अब इसमें बच्चों नगर से गांव की ओर है। अब नगर से गांव की ओर क्यों करते हैं लोग? जैसे जब कोई व्यक्ति गांव से शिक्षा प्राप्त करने के लिए, रोजगार के लिए नगर गया, किसी कारणवश वो गांव की ओर पुनः लौटना चाहता है, तब जाकर के नगर से गांव की ओर। इसका उदाहरण देखा जा सकता है कि अभी भारतवर्ष में जब कोरोना महामारी आया तो जितने गांव से लोग प्रवासित मजदूर हुए थे नगरों की ओर, वो गांव की ओर लौट गए। अब इसमें देखिए बच्चों, चौथा में है नगर से बड़े नगर की ओर। एक होता है नगर, उसके बाद होता है महानगर या बड़े नगर। उसमें क्या होता है कि एक नगर से दूसरे नगर की ओर जनसंख्या प्रवास करती है। जैसे कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, गुजरात, ये सारे के सारे महानगर हैं। उसमें लोग अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए एवं आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगर से नगर की ओर प्रवास करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत वे सारे प्रवास आते हैं जो अपने देश को छोड़ देते हैं और दूसरे देश में जाकर के निवास करते हैं। अब प्रवास के कारक हम देखेंगे तो मुख्य रूप से दो कारक होते हैं। एक होता है पुश कारक और दूसरा होता है पुल कारक। पुश और पुल, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रतिकर्ष कारक जो है बच्चों, उसमें से कॉमन है आर्थिक कारक और संरचनात्मक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, पर्यावरणीय कारक और राजनीतिक कारक। ये सारे के सारे जो कारक हैं, जहाँ अनुकूल पाया जाएगा वहाँ के लिए प्रतिकर्ष होगा, आकर्ष होगा, आकर्षण करेगा, और जहाँ ये प्रतिकूल होगा वहाँ से मानव की एक बहुत बड़ी समूह को अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान में भेजने का काम करती है। ये दबाव कारक है। ये जो मजबूरन पैदा करती है कि आप यहाँ से चले जाइए। जैसे आतंकवाद की समस्या, जैसे बेरोजगारी की समस्या। जिस प्रदेश में दिन प्रतिदिन मारकाट, चोरी, लूट डकैती होगा, उस प्रदेश में लोग नहीं रहना पसंद करेंगे और मजबूरन अपने प्रदेश को छोड़ करके किसी अन्य भौगोलिक प्रदेश में जाकर के निवास करेंगे। उसके बाद है अन्य, इसका प्रवास से होने वाले परिणाम। तो आइए हम देखते हैं प्रवास से क्या क्या परिणाम होते हैं। इसमें है आर्थिक परिणाम, दूसरा है जनांकीय परिणाम, तीसरा है सामाजिक परिणाम और चौथा है पर्यावरणीय परिणाम और पांचवा है अन्य परिणाम। आर्थिक परिणाम क्या होता है कि जिस प्रदेश से लोग प्रवास कर जाते हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होता है, और क्योंकि जहाँ लोग काम करने के लिए जाते हैं वहाँ क्रियाकलाप अधिक होगा। और जैसे कि एक फैक्ट्री में मान लिया जाए, झारखंड से गुजरात की ओर फैक्ट्री में, पुणे में सूती वस्त्र उद्योग में, यूपी में चले गए, वहाँ काम किए, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगा और साथ ही उन लोगों का भी होगा। जनांकीय परिणाम, जनसंख्या में परिवर्तन होगा। सामाजिक परिणाम होगा। पर्यावरणीय परिणाम, पर्यावरणीय अर्थात पर्यावरणीय जितने भी सारे समस्याएं हैं वो सारे के सारे जन्म लेती है। जैसे आज नगरों में गंदी बस्तियां का विकास होना, पोल्यूशन बढ़ना, एक ही कमरे में कई लोगों का निवास करना, अन्य कारण में अन्य आपका मेडिकल हो गया, प्रशासनिक सुविधा का अच्छा ना होना, ये सारे अन्य कारक में आएंगे।
अब हम पाठ को एक नज़र में देखेंगे। भारत में प्रवास की जानकारी, भारत में संपन्न प्रथम जनगणना। इसमें पूछा जा सकता है कि प्रथम जनगणना 1881 से व्यवस्थित रूप से दर्ज की जाने लगी है। पूछा जाएगा कि भारत में जनगणना, ये प्रवास कब से प्रवास का सर्वे कब से किया जाने लगा, तो 1881। अब भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधार पर जो मैंने बताया, एक जन्म के आधार पर और दूसरा निवास स्थान के आधार पर। प्रवास देश के अंदर अर्थात आंतरिक व देश के बाहर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार का होता है। भारत में आंतरिक प्रवास के 4 धाराएं पहचाने गई है। ग्रामीण से नगरीय की ओर, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, नगर से नगरीय और नगर से ग्रामीण की ओर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रामीण से नगरीय प्रवास पुरुष प्रधान होता है। जब भी आप देखे होंगे, जैसे आप गिरिडीह हो गया, आपका बगोदर हो गया, विष्णुगढ़ हो गया, उस एरिया में पुरुषों की संख्या कम मिलती है, क्योंकि उस प्रदेश में कृषि का कार्य अभाव है, जिसके कारण उस प्रदेश के लोग महानगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं और स्त्रियों की संख्या अधिक है, जिसका कारण विवाह के बाद स्त्रियों का ससुराल जाना। भारत के लगभग 2 करोड़ लोग प्रवासी बनकर विश्व के लगभग 110 देशों में फैल चुके हैं। महानगर दिल्ली, गुजरात और हरियाणा राज्य प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप लोग से पूछा जा सकता है कि भारत के महानगर जो है प्रवासियों को अपनी ओर क्यों खींचती है? क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को रोजगार की प्राप्ति होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि इस प्रदेश में रोजगार के अभाव है। अक्सर लोग इसीलिए कहा जाता है कि हर एक प्रदेश में बिहारियों की संख्या होगा ही, उत्तर प्रदेश की संख्या होगा ही, क्योंकि वो लोग रोजगार के पाने के क्रम में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, दूसरे राज्य में चले जाते हैं, क्योंकि ये दोनों राज्यों की संख्या भी अधिक है। तो इस भारी संख्या को रोजगार दे पाना थोड़ा कठिन होता है, तो वो अपने योग्यता के अनुसार अपने राज्य में सेवा नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण दूसरे राज्य में चले जाते हैं। नगरीय समूहन में बृहत मुंबई में सर्वाधिक प्रवासी है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा ऐसा महानगर है जिसमें सर्वाधिक प्रवासी निवास करते हैं, तो वो होगा मुंबई। अभी लॉकडाउन में देखे होंगे कि मुंबई से कई सारे लोग कंटेनर हो गया, आपका गैस टंकी वगैरह हो गया, क्या क्या में लोग अपने घर तक आए। भारत में ग्रामीण लोग मुख्यतः गरीबी, अधिक जनसंख्या का दबाव, स्वास्थ्य, चिकित्सा की उन्नत सुविधाओं के अभाव के कारण नगरीय क्षेत्र में प्रवास करते हैं। कम रोजगार के लिए पुरुष तथा विवाह उपरांत ससुराल जाना स्त्रियों के प्रवास के कारण है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियाँ देश विनिमय का मुख्य स्रोत है। बताया जाता है बच्चों कि प्रवासियों के माध्यम से जो विदेशी मुद्रा होता है वो भारत में लाने का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और जिस देश में विदेशी मुद्रा अधिक होगा उस देश का अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छे माने जाएंगे। तो प्रवासियों का भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने में बहुत बड़ा योगदान है, जिनके कारण ही आज मोदी सरकार ने विशेष प्रवासियों के लिए इस लॉकडाउन में राशन देने का प्रावधान किए, जो कि एक सराहनीय कदम है।
भारत के केरल, पंजाब व तमिलनाडु राज्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सबसे अधिक प्राप्त होता है। तो बच्चों वो है केरल, पंजाब और तमिलनाडु, गोवा। ये सब क्षेत्र में प्रवासी लोग भ्रमण करने के लिए बहुत आते हैं, और जब वो लोग आते हैं तो अपने साथ मुद्रा भी लेते आते हैं, क्योंकि उनको यहाँ बहुत सारे भोज्य पदार्थ घूमने फिरने का काम करते हैं, और उस प्रदेश में टूरिस्ट गाइड भी काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रवासी नगरों की जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके प्रवास का ग्रामीण क्षेत्रों के जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैं बता चुका था कि मान लिया जाए ये ग्रामीण क्षेत्र है और ये नगरीय क्षेत्र है। यहाँ से लोग प्रवास करने लगे ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर। तो होता क्या है, इस प्रदेश में जनसंख्या जो है माइनस होने लगेगा और यहाँ प्लस होने लगेगा। इसको हम आगे भी देखेंगे। प्रवास के कारण नगरीय क्षेत्रों में नए विचार ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचते हैं। इसका अर्थात ये हुआ कि प्रवास के कारण ही आज हम लोग चाउमीन हो गया, पहनावा में आपका पटियाला सूट हो गया, वगैरह वगैरह, ये प्रवास के कारण ही संभव हो पाया है। ये संकीर्ण विचार को तोड़ते हैं और एक नए मिश्रित संस्कृति का निर्माण करते हैं। आप लोग ने देखा होगा, एक गांव में एक ही समुदाय के लोग पहले से निवास करते रहते हैं, जिसमें कुछ दूसरे प्रवासी लोग यदि उस गांव में आ जाते हैं तो उन गांव लोगों को यदि अच्छा लगता है तो उनका संस्कृति को वो स्वीकार करते हैं और मानना शुरू करते हैं। इसीलिए आज हर एक क्षेत्र में आप देखिएगा कि बंगाली कॉलोनी है तो संथाली कॉलोनी है, मिश्रित संस्कृति का निर्माण होता है। प्रवास के कारण नगरों में, देखिए, प्रवास के कारण नगरों में स्लम, वायु प्रदूषण, वाहित जल का निपटान, ठोस कचरे का प्रबंधन की गंभीर समस्या उत्पन्न होते हैं। ये बच्चों बहुत बड़ी समस्या है जो प्रवास के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रवास से जहां देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, वहीं कुशल लोगों के ह्रास अर्थात अच्छे वैज्ञानिक, चिकित्सक, शोधकर्ता, इंजीनियर का भी पलायन भी होने लगता है, जिससे प्रतिभा पलायन कहा जाता है। देखिए बच्चों, आज भारत के बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो विदेशों में अपना सेवा देते हैं। क्यों देते हैं? कि उनका डिमांड कुछ अधिक होता है। उनका कहना होता है कि मुझे काफ़ी सारे आवश्यकताएं हैं जो यहाँ रहने के बाद पूरा नहीं किया जा सकता है। आज यहाँ के इंजीनियर सिलिकॉन घाटी में काम करते हैं, यहाँ के डॉक्टर विदेशों में जाकर के काम करते हैं, यहाँ के कुछ प्रोफेसर हैं वो भी विदेशों में जाकर के शिक्षा देते हैं, जिसको प्रतिभा पलायन कहा जाता है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस देश में लोग पैदा होते हैं और उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश की प्रतिभा को एक मुद्रा के अभाव में, अपना आर्थिक आय के अभाव में आप दूसरे देश में चले जाते हैं। तो कृपया हम लोग ऐसा ना करें। हम अपने स्वयं घर के विकास करने की कामना ना रखें। हम सब मिल करके अपने संपूर्ण राष्ट्र की विकास की कामना रखें तो बेहतर होगा। अब हम कुछ प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। प्रवास का क्या अर्थ है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। जनसंख्या की किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बसने को प्रवास कहते हैं। भारत की जनसंख्या या जनगणना के प्रवास
कि गणना किन दो आधारों पर की जाती है, मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। प्रवास के दो मुख्य प्रकार कौन कौन हैं, एक आंतरिक और एक अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत प्रवास की 4 धाराएं कौन कौन सी है, ये 2009 में CBSE में पूछा जा चुका है। भारत की आंतरिक प्रवास की धाराएं बताएं। तो ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, ग्रामीण से नगरीय ओर, नगर से नगर की ओर, नगर से महानगर की ओर या छोटे नगर से बड़े नगर की ओर, फिर नगर से ग्रामीण की ओर। नगर से ग्रामीण की ओर क्यों आते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध वातावरण पाए जाते हैं और खाने के जो पदार्थ है उसमें गुणवत्ता होती है। आज बच्चों नगरों में आप चले जाइएगा तो देखिएगा कुछ लोग वैसे महान होते हैं जो हरा साग सब्जी खाने के बजाय हरा कलर से साग सब्जी को रंग कर खाते हैं। ना जाने उनमें क्या विटामिन मिलता होगा, ये तो भगवान ही जाने। अंतर्राज्यीय प्रवासियों में जनगणना की किस वर्ग की प्रधानता है, स्त्री वर्ग। अंतर्राज्यीय और अंतर्राजकीय दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में जनसंख्या के किस वर्ग की संख्या सर्वाधिक है, स्त्री। ये सारे बात को मैंने चर्चा कर चुका हूँ, फिर भी आप लोग के लिए मैं वन लाइनर में क्वेश्चन बनाया हूँ। हमारे देश में किस देश के आप्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, ये पूछा जा सकता है। बांग्लादेश। बांग्लादेश के लोग हमारे यहाँ अधिक है। किस राज्य में आप्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये महाराष्ट्र में होगा। किस राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या अधिक है, बिहार और उत्तर प्रदेश। किसी नगरीय समूह में प्रवासी संख्या का अंश सर्वाधिक है, तो होगा बृहद मुंबई। बृहद मुंबई में सर्वाधिक प्रवासी आने का क्या कारण है, तो इसमें ये सारे के सारे कारण दिए हुए हैं। क्या कारण है, अंतर्राज्यीय प्रवास किसी राज्य की सीमाओं के अंदर होता है, जैसे महाराष्ट्र पुणे से मुंबई जाकर रहना अंतर्राज्यीय प्रवास है। इसका मुख्य कारण है विवाह, क्योंकि लड़कियों पुरुष रोजगार, और देखिए रोजगार हो गया, उच्च शिक्षा हो गया, जीवन के स्तर हो गया, नगरों में प्रवास कर जाते हैं। नीचे दिए गए कुछ वृत्ता रेखा है, इसको ध्यान से देखिएगा और इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। पुरुषों और स्त्रियों की प्रवास के कारण क्या क्या है हो सकते हैं, ये सारे बात दिए गए हैं। अब देखिए, ये मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि उद्गम और गंतव्य, यहाँ पे देखिए माइनस होने लगता है, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। तो होता क्या है, ये BA के जो बच्चे हैं उसको रोजगार के बेहतर अवसर के थोड़ा और डिफाइन करेंगे, ये संक्षेप में है। उनके लिए इसी को लॉन्ग किया जा सकता है। अब पुश फैक्टर में क्या क्या कारण आता है, एक आर्थिक कारक है, उसके अंतर्गत गरीबी है, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव है, बेरोजगारी है। और अपकर्ष कारक पुल फैक्टर मतलब खींचना, आप इसको सरल भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए एक यहाँ गाय है और उस गाय को एक वन स्टेशन से दूसरा स्टेशन ले जाना है या एक खेत से दूसरे खेत में ले जाना है। तो बच्चों, गाय को अगर यहाँ से यहाँ तक ले आना है तो उसको आप घास दिखा दीजिए, उसको आप भोजन दिखा दीजिए, तो वो गाय दौड़ते हुए यहाँ की ओर आ जाएगा। अर्थात उसको घास क्या किया, आकर्षण किया, घास क्या अपनी ओर खींचा। अगर आप घास नहीं दिखाते हैं तो कोई व्यक्ति को यहाँ से गाय को खींचते हुए ले जाता है या पीछे से धकेलते हुए ले जाता है। एक आप देखे होंगे कभी कभी जब
बैलों को बैलगाड़ी में जोता जाता था, या किसान को देखे होंगे कि पीछे से बैलों को डंडा से कभी कभी पीटते हैं तो वह आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये पीटना या धकेलना पुश कारक हुआ, और खींचना अब पुल कारक हुआ। खींचना आप लोग देखे होंगे कुआं में हम लोग लगाते हैं पुलिया, जिस पर रस्सी के सहारे पानी को ऊपर लाते हैं, तो वो क्या हुआ, पुल से पुलिया बना, और पुलिया खींचने का काम करता है। और आप लोग देखे होंगे एटीएम कार्ड के मशीन के जो गेट होता है उसमें लिखा हुआ होता है, अगर दबाने से दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ लिखा हुआ होगा पुश, और खींचने से दरवाज़ा अगर खुलेगा तो वहाँ लिखा हुआ होगा पुल। तो ये धकेलना और दूसरा खींचना। इसमें है पुल में है रोजगार के बेहतर अवसर, नियमित काम मिलना, ऊंचा वेतन मिलना, ऊंचा वेतन है, शिक्षा के बेहतर अवसर है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मनोरंजन की सुविधाएं हैं, और इधर है शांति स्थापित, नकारात्मक कारक एवं सकारात्मक कारक। देखिए बच्चों, आज जो है कई लोग सिनेमा देखने के लिए हजारीबाग बड़का गांव से चले जाते हैं। कहाँ से? जहाँ से मनोरंजन के साधन है। लोग अगर कोई अच्छा मूवी आया और देख लिए कि अच्छा मूवी है, तो लोग मनोरंजन की प्राप्ति के लिए सिनेमा हॉल की तरफ चले जाते हैं। जहाँ पे शांति स्थापित होता है वहाँ पे चले जाते हैं। ये आपका पुल फैक्टर हुआ। इसी में है, आप देख सकते हैं पुष्प कारक में गरीबी हो गया, कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव। मान लिया जाए कि एक कृषि भूमि है, यहाँ पे बहुत सारे मानव रहने लगे, तो यहाँ दबाव बढ़ जाता है और वो मजबूर होकर के दूसरे जगह चले जाता है। बेरोजगारी हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सुविधा का अभाव, अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी। आप लोगों को कुछ वर्ष पहले यदि मान लिया जाए कि आपका कॉलेज बड़का गांव में नहीं होता तो आपको हजारीबाग जाना ही होता, लेकिन बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके सर जो हैं प्रकाश सर, जिन्होंने बड़का गांव में एक कॉलेज स्थापना किए और आप लोगों के लिए हजारीबाग का जो शिक्षा व्यवस्था है वो आपके गांव में, आपके प्रखंड में देने का काम कर रहे हैं, जो आप लोग के लिए हजारीबाग जाने से बचा रहे हैं। इसी प्रकार है स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा सुविधाओं का अभाव। उसके बाद है प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, अशांति, राजनीतिक अस्थिरता। प्राकृतिक आपदाएं से अर्थात ये हुआ कि जिस प्रदेश में भूस्खलन, मान लिया जाए कि ये हिमालय का रीजन है, इस प्रदेश में वर्षा ऋतु में भूस्खलन होता है और कई सारे लोग तबाह हो जाते हैं, तो उस सारे प्रदेश से लोग प्रवास करने लगते हैं। या भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया। बिहार में आपने सुना होगा कि बाढ़ से कई सारे घर परेशान हो गए। बाढ़ का चैप्टर भी आप लोग को बीए में पढ़ना है, तो इस बात को भी सुने कि बाढ़ का जो है वो मानव समूह को अपने स्थान से दूसरे स्थान हटाने के लिए, भेजने के लिए मजबूर करते हैं। आपका 12th क्लास में एक दिया गया है डायग्राम। इसमें देखिए कि स्त्री, ब्लैक कलर वाले से स्त्री है और इसमें भी स्त्री है। इसमें देखिए कि स्त्रियों की संख्या इसमें भी अधिक है, इसमें भी अधिक है। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग विवाह करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में तो आ जाते हैं, लेकिन उनका हस्बैंड रोजगार प्राप्ति के लिए शहर चले जाते हैं। उसी प्रकार इसमें भी है। उसके बाद आप ये देखेंगे पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास के क्या कारण हो सकते हैं। कितने प्रतिशत स्त्रियां काम और रोजगार के लिए प्रवासित करती है? काम और रोजगार के लिए बहुत कम करते हैं, वो दिखाया गया है, ये परसेंटेज में दिखाया गया है।
उद्गम एवं गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण एवं नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे आप एक बार अवश्य ही देखें और अपने कॉपी में नोट डाउन करें तो मेरे अनुसार बहुत बेहतर होगा। भारत में पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास के कारण अलग अलग कारण है, अंतर स्पष्ट करें, वो सारे के सारे लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रवास के कारणों की विवेचना करें, इसमें भी लिखा हुआ है प्रवास के प्रतिकर्ष एवं आकर्ष अपकर्ष कारक पुश और पुल फैक्टर के कारक आर्थिक कारक के बारे में बताया गया है, अवसंरचनात्मक कारक बताया गया है, सामाजिक कारक बताया गया है, राजनीतिक कारक बिल्कुल यहाँ डिटेल में दिया गया है, प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय कारक जो मैंने कुछ देर पहले बताया, बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, सूखा इत्यादि घटित होने के कारण प्रभावित क्षेत्रों से लोग अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवास कर जाते हैं। प्रवास के परिणाम की चर्चा, इसमें बताया गया है कि प्रवास होने के बाद क्या क्या परिणाम होते हैं। ये सकारात्मक परिणाम है और ये नकारात्मक परिणाम है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसे आप देख लें और इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। सामाजिक परिणाम, नकारात्मक परिणाम देखिए, प्रवासी समाज से कटकर अकेले पड़ जाते हैं। आज देखे होंगे कि जब लॉकडाउन हुआ बच्चों, तो आप लोग ने कई सारे गीत गोविंद देखे होंगे कि लोग अपने दुख को, जैसे मान लिया जाए कि ये अपना जन्मभूमि है और ये महानगर है, लॉकडाउन हुआ तो महानगर से अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता से मिलने के लिए लोग परेशान होते थे, लोग साइकिल से चल कर के आए, उनका दुख ईश्वर ही समझ सकते हैं कि उन मजदूरों के प्रति क्या दुख हुआ होगा। कुछ लड़कियां अपने माता पिता को साइकिल से लेकर के अपने जन्मभूमि तक पहुंचाए, कुछ लोग अपने पत्नी के प्रेम को दिखलाने के लिए कई प्रकार के गीत गोविंद किए, जो कि इसका दुख दर्द को बताता है। भारत में देखिए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य में लोग प्रवास को आकर्षित करते हैं। बदलते समय के साथ साथ प्रवास के कारण एवं स्वरूप दोनों में परिवर्तन हुआ, इस कथन को उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। और बहु वैकल्पिक प्रश्न है बच्चों। आज़ादी के बाद आज तक प्रवास का ये क्या हुआ उसके बारे में दिया गया है। एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसे थोड़ा मैं जूम करता हूँ। देखिए क्या होता है कि एक गंतव्य क्षेत्र में के रूप में दिल्ली महानगर प्रवासियों को क्यों आकर्षित करता है, प्रवास के कारण दिल्ली में क्या समस्याएं परिणाम दिखाई देते हैं, आप प्रवास के उद्गम क्षेत्रों की दिशा सुधारने हेतु किन किन उपाय को सुझाव देंगे। तो ये सारे के सारे सुझाव है बच्चों। अगर जिस प्रदेश में ये कि सारे जो सुझाव है यदि अनुकूल हो तो वहाँ से लोग प्रवास नहीं करेंगे। तो क्या क्या है, आवास की सुविधा अगर अच्छा मिले, रोजगार की जो सुविधा है, हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले तो कोई अपना जन्मभूमि को नहीं छोड़ेगा। यदि यातायात बहुत अच्छे हैं तो लोग शौक से खुशी से रहेंगे। आधारभूत सुविधाओं अगर बेहतर ढंग से मिल पाएगा तो लोग प्रवास नहीं करेंगे। स्वास्थ्य व साफ सफाई भी बेहतर होगा तो भी प्रवास नहीं करेंगे। आज अक्सर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से महानगरों की ओर डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए चले जाते हैं और कई महीनों तक रहना पड़ता है। उनके साथ साथ में उनके माता पिता, बीवी बच्चे भी जाते हैं अपने बीमार मरीज को देखभाल करने के लिए। ये भी एक प्रवास का कारण है। तो ये सारे सुविधाएं यदि हमारे क्षेत्र में उपलब्ध हो जाए तो लोग प्रवास नहीं करेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अवश्य ही लाभ देगा और आप लोगों को डिग्री एग्ज़ाम के साथ साथ
ये वीडियो अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इससे चैनल को अपना समझ करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, ताकि मेरे द्वारा जो भी ज्ञान आप लोगों के लिए दिया जाए वो सबसे पहले मिल पाए। धन्यवाद बच्चों।